जोहार साथियों, आदिवासी पुरखा श्रृंखला के भाग 2 में आप तमाम साथियों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे इस देश की एक बड़ी आबादी के बारे में, आदिवासियों के बारे में, उसके नाम के बारे में और उस नाम के अर्थ के बारे में, साथ ही साथ उनके लिए जो अन्य नामों का इस्तेमाल इस देश में आम बोलचाल से लेकर के कानूनी किताबों में इस्तेमाल किया जाता है, उस शब्द के बारे में कि आखिर इस देश के आदिवासी कौन हैं। आदिवासी कौन की इस डिबेट को जब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं तो दुनिया भर में लगभग 47 करोड़ के आसपास की आबादी जो है वो आदिवासियों से या इंडिजीनियस लोगों से भरी हुई है। इस दुनिया के लगभग 90 देशों के 20% भूभाग पर आदिवासी पाए जाते हैं और भारत के केस में अगर हम लोग बात करें तो लगभग 8.2% जो आबादी है 2011 की जनगणना के अनुसार वो आदिवासियों से जो है बिलोंग करती है। लेकिन एक चीज़ हमें जानना होगा कि ये जो पूरा का पूरा ये जो आदिवासी समाज है इसके लिए अलग अलग नाम इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। कहीं पर उन्हें वनवासी आरएसएस के माध्यम से कहा जा रहा है, कहीं पर गिरिजन कहा जा रहा है, कहीं पर जंगली, बर्बर, आदिम और अन्य न जाने कितने नामों से हिंदी भाषा में और ख़ास करके नॉर्थ इंडिया में उसको जाना जाता है। इंग्लिश भाषा में भी इनके लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ट्राइब शब्द का इस्तेमाल है, इंडिजीनियस है, एबोरिजिनल है, नेटिव है, इस तरीके के कई सेवेज जैसे कई टर्म हैं जिनसे उनको नवाजा गया, जिससे उनको जाना जाता है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी सी हैरानी वाली बात है कि ये तमाम नाम जो है अलग अलग राजनीतिक उद्देश्यों और राजनीतिक के साथ ही साथ जो है सांस्कृतिक और नस्लीय जो पूरे की पूरी अवधारणा है उसके आसपास ये घूम रहे हैं। इन शब्दों का इस्तेमाल अलग जगहों पर, अलग टाइम में, अलग लोकेशंस पर भी किया गया है। जैसे कि हम लोग बात करें, एक शब्द इंग्लिश भाषा में ट्राइब शब्द का इस्तेमाल होता है जिसको कि अगर देखें तो अंग्रेज़ी हुकूमत ने, जब अंग्रेज़ी साम्राज्य था तब खास करके दक्षिण अफ्रीका के वहाँ के जो मूल निवासी थे, वहाँ के जो ओरिजिनल लोग थे, आदिवासी थे, उनके लिए इस शब्द का इस्तेमाल करना शुरू किया। हाँ, एक हिंदी में अगर हम लोग देखें तो गिरिजन शब्द का इस्तेमाल जो है लगातार हो रहा था, लेकिन 1982 और 1992 में 2 आदेश भारत सरकार ने निकाले थे। उसके में आदेशों में कहा गया कि ये दोनों शब्दों गिरिजन शब्द के इस्तेमाल पर रोक उन्होंने पूर्णतः लगा दी गई थी। लेकिन आज भी सांप्रदायिक फोर्सेज जो हैं वनवासी शब्द का इस्तेमाल करती हैं और उसके पीछे की जो मकसद है वो उसको भी हम लोग बखूबी जानते हैं कि उसका मकसद ये रहता है कि भाई किस तरीके से आदिवासियों को, उनकी पहचान को सिर्फ जंगलों तक और जंगल में रहने वालों तक ही समेट दिया जाए। मैदानी इलाकों में या पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं या समुद्र के किनारे पर जो लोग रह रहे हैं, उन हिस्सों में जो लोग हैं तो उन सबको वो आदिवासियों की कैटेगरी से एक्सक्लूड करने की कोशिश करते हैं। ये उनकी अपनी एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन अगर हम लोग इसकी जो है पूरी की पूरी डिबेट में जाएं और पूरा जहां से शुरुआत होती है तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बहस में भी जब आदिवासी शब्द को हटा दिया गया था और हटाने के पीछे जो लॉजिक दिया गया वो इलॉजिकल तरीके से जो है दिया गया और उस इलॉजिकल तरीके में ये कहा गया कि आदिवासी जो शब्द है उसकी बहुत कोई खास वैल्यू नहीं है, इसलिए उसकी जगह जो है जनजाति शब्द का इस्तेमाल किया गया। हालांकि आदिवासी समाज में जाति जैसा कोई अवधारणा एग्जिस्ट नहीं करती है, उनके सिस्टम का हिस्सा नहीं है, तो जनजाति कैसे हो सकती हैं, लेकिन वो इस्तेमाल किया गया क्योंकि उस तरफ जो गैर आदिवासी लोगों का बहुमत था और उसको मद्देनजर रखते हम देखते हैं कि आदिवासियों की आवाज़ को वहाँ पर अनसुना किया गया और आदिवासियों के लिए एक नई शब्दावली जो है गढ़ी गई। इसके साथ साथ शब्द के साथ साथ दूसरी चीज़ कि भाई आदिवासियों की पहचान कैसे हो, इसको लेकर के भी हम देखते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 342 में कहा गया है कि राज्यपाल और राज्यपाल के अनुमोदन के बाद या जहां पर भी राज्यपाल नहीं, अगर वो यूनियन टेरिटरी है तो वहां पर एलजी के अनुमोदन के बाद, एलजी के प्रस्ताव के बाद, सिफारिश के बाद जो है राष्ट्रपति किसी भी समूह को, किसी भी जनजाति को, किसी भी ऐसे ग्रुप को जिसको कि उनको उचित लगता है उसको जनजाति की सूची में डाला जा सकता है और डाला गया है। इसीलिए ये दोनों टर्मिनोलॉजी जनजाति और आदिवासी दोनों एकदम से सेपरेट हैं, दोनों अलग अलग हैं। दूसरा एक चीज़ हम लोगों को जानना होगा कि जब
1949 में एक कमेटी और भारत सरकार ने बनाई थी जिसे आयंगर कमेटी के नाम से जाना जाता। आयंगर साहब उस दौर में जो है असेंबली के मेंबर थे, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी और जो प्रोविजनल गवर्नमेंट थी उसके भी मेंबर थे। और उनकी चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, उन्होंने जो क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1924 को रिव्यू करते हुए उन्होंने कहा था कि इस क्रिमिनल ट्राइब एक्ट में जो अधिकांश जो समूह है उन्हें डीनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में डाला जाए। और इस डीनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में जिन समूहों को डाला गया, बाद में उन्हें अनुसूचित जनजाति की कैटेगरी में जो है शामिल कर दिया गया था। और कुछ समूह ऐसे थे जिन्हें कि डीनोटिफाइड ट्राइब की कैटेगरी में नहीं डाला गया, उन्हें एससी या ओबीसी की, बाद में चल के ओबीसी की कैटेगरी में शामिल किया गया था। खैर, लेकिन जनजाति को लेकर के वहां पर भी कोई परिभाषा नहीं दी गई थी। 1965 में एक कमेटी और बनाई गई थी भारत सरकार की तरफ से, अनिल कुमार चंदा कमेटी, जिसे ए.के. चंदा कमेटी कहा जाता है। 1967 में जब उसने अपनी रिपोर्ट दी थी तो उन्होंने 5 क्राइटेरिया जो है जनजाति के मापदंडों का निर्धारण करते हुए तय किए थे। पहला कि उनका जो है भौगोलिक रूप से पिछड़ापन होना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा था कि उनकी जो है संस्कृति आदिम होनी चाहिए। तीसरा, उनका जो है उनका पृथक्करण होना चाहिए, बाकियों से जो है संपर्क नहीं होना चाहिए, भौगोलिक रूप से पिछड़े होने चाहिए। और लास्ट जो था कि अन्य जो समुदाय हैं उनसे जो संपर्क करने में, उनके साथ कम्युनिकेट करने में उनका हेजिटेशन या संकोच जैसी प्रवृत्ति अगर इन समाजों के बीच में, किसी भी समाज के बीच में है, और वो अगर एसटी के लिए या अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने के लिए दावा करता है, तो उसे जो है उस सूची में शामिल किया जा सकता है राज्यपाल और राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में। तो ये कुछ क्राइटेरियाज बनाए गए, लेकिन जनजाति शब्द को जो है क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया। अब ऐसे में एक चीज और हम लोगों को जाननी होगी कि ये जो जनजाति में जो जाति शब्द था, इसको लेकर के एक जगह केरल हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है, एनएम थॉमस वर्सेस केरल राज्य का जो वर्डिक्ट है, जो 19 सितंबर 1975 को दिया गया था। उस वर्डिक्ट में जस्टिस कृष्णा अय्यर, BR कृष्णा अय्यर ने अपनी बात कहते हुए उन्होंने कहा था कि इस देश में एससी और एसटी, खास करके एसटी पे फोकस करते हुए उन्होंने कहा था कि इनके लिए ये जो शब्द जाति शब्द इस्तेमाल किया गया, जनजाति शब्द में जो जाति शब्द है, ये इस्तेमाल बहुत गलत किया गया, ये हिंदू फोल्ड में नहीं आते हैं, कोट एंड कोट उन्होंने करते हुए कहा। दूसरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें हिंदू की कैटेगरी में डाला गया है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल एरर है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई जब हिंदू की कैटेगरी में नहीं आ रहे, उससे अलग हैं, तो जाहिर सी बात है कि जनजाति शब्द भी जो है उस बात को बहुत क्लियरली सामने नहीं रखता है। इसी तरीके से 2011 का जस्टिस मार्कंडे काटजू का एक जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये जो 8% की आबादी है, क्योंकि 2011 का डेटा जनसंख्या रजिस्टर का डेटा आ चुका था और उसमें कहा गया था कि 8.2% पॉपुलेशन है, तो उस डेटा को आधार बनाते उन्होंने अपने जजमेंट में कहा था कि भाई ये जो 8.2% आबादी है, यही इस देश के ओरिजिनल लोग हैं, यही इस देश के आदिवासी हैं, बाकी तमाम लोग बाहरी लोग हैं जो बाद में यहाँ पर आकर के बसते रहे हैं। ऐसे में एक चीज़ हमें क्लियर कर लेनी चाहिए कि आदिवासी और जनजाति दोनों अलग अलग हैं। अब दूसरी चीज़ हमें देखनी होगी कि जनजाति का दर्जा उन समाजों के पास भी है जो आदिवासी नहीं है। जैसे कि अगर हम लोग उत्तराखंड के केस में या पहाड़ी हिस्सों की बात करें या और भी अगर हम लोग सीमांत हिस्सों की बात करें, तो ऐसी कई कम्युनिटियां हैं जो कि सोशली वो सोसाइटी के अपर लेयर में है, अपर कास्ट में आती हैं, लेकिन उन्हें एसटी का दर्जा प्राप्त है। और उसके साथ साथ ऐसी कई कम्युनिटियां हैं जिन्हें कि एसटी की कैटेगरी, एक हिस्से में एसटी की कैटेगरी में डाला हुआ, दूसरी जगह जो है एससी की कैटेगरी में या ओबीसी की कैटेगरी में भी डाला हुआ है, या कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर कि दूसरे हिस्से में उनको उस कैटेगरी में नहीं डाला गया है। तो ये चीजें बहुत क्लियर है कि आप कोई भी समाज जनजाति हो सकता है, लेकिन वो आदिवासी नहीं हो सकता। आदिवासी होने के लिए उस आदिवासी परिवार में जन्म लेना जो उसकी प्राइमरी कंडीशन है, वो उससे आदिवासियत तय होती है, उससे आदिवासी तय होता है।
जनजाति हो जाना आदिवासी होने का क्राइटेरिया बिल्कुल भी नहीं है। और जनजाति के लिए भी जो क्राइटेरिया बनाए गए हैं उसमें से भी चाहे आयंगर कमेटी हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन की डिबेट्स में देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्से में देखें, या फिर एक चंदा कमेटी में देखें, उनमें जनजाति के मापदंडों में से आदिवासी परिवार में जन्म लेना या आदिवासी समूह से बिलोंग करने की क्राइटेरिया को उन्होंने निकाल दिया गया। तो एक चीज़ यहाँ पर भी हम लोगों को अलग अलग करके देखने की ज़रूरत है। आदिवासियों के बारे में प्रधानमंत्री नेहरू ने 1952 में अनुसूचित जनजाति की एक सभा को एड्रेस करते उन्होंने कहा था कि ये लोग अत्यंत अनुशासित होते हैं, कभी कभी तो भारत के अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक लोकतंत्री है। यद्यपि उनका कोई संविधान नहीं है, फिर भी वे बहुत अधिक लोकतंत्री ढंग से रहते हैं और अपने बड़े लोगों या प्रतिनिधियों के निर्णयों के व्यवहार में लाते हैं। खास बात तो यह है कि वे लोग नाचते गाते हैं और जीवन का आनंद उठाने का प्रयास करते हैं। वे उन लोगों की तरह नहीं हैं जो स्टॉक एक्सचेंजों में बैठकर शोरगुल करते हैं और अपने को सभ्य कहते हैं। मैं स्टॉक एक्सचेंजों का सदस्य बनने की अपेक्षा इन लोगों के बीच बैठकर दूसरों का शोरगुल, जो कि एक हद तक बहुत भद्दा है, सुनते हैं, उनकी जगह पहाड़ियों में घुमक्कड़ी जीवन बिताना अधिक पसंद करूंगा। क्या यही वह सभ्यता है जिसका अनुसरण हम आदिवासियों से कराना चाहते हैं? नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि आदिवासी अपनी नाच गाने की सभ्यता के साथ साथ उस समय तक भी जीवित रहेंगे जबकि स्टॉक एक्सचेंज समाप्त हो चुके होंगे। हमें आदिवासियों की मूल भावना को नष्ट करने की अपेक्षा उनसे कुछ न कुछ शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। ये हमारे अपने अंग हैं। हमारा काम कुछ स्कूल, कुछ अस्पताल, कुछ दवाखाने खोल देने से समाप्त नहीं हो जाता। हमें अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। दूसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो ये है कि भाई अब आदिवासी हम लोग किसे माना जाएगा, कौन समूह है जो समाज जो इस पूरी की पूरी साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में अगर हम लोग देखें, जिनके की हिस्ट्री इंडस से जुड़ता है और इंडस से पहले तक जुड़ रहा है, जो आदिम संस्कृति के वाहक रहे हैं, जो प्रकृति की पूजा करते रहे हैं, जिनका पूरा जीवन प्रकृति मूलक रहा है, जो सामूहिकता में विश्वास करते हैं, जो सहअस्तित्व में विश्वास करने वाले जो लोग हैं वो आदिवासी के, जिनका पूरा जो भाषा है, जिनका जो रहन सहन खान पीन का जो तौर तरीका है, जो प्रकृति के हिसाब से चलता है, प्रकृति में जो चेंजेस आ रहे हैं उस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका जो है पूरी जीवनचर्या, उनका सारी चीज़ें तय हो रही हैं। एक और जो बहुत ज़रूरी और ख़ास बात है कि आदिवासियों के बीच में निजी जैसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, निजी संपत्ति जैसा कोई अवधारणा मौजूद नहीं थी। लेकिन हमने देखा कि सामंती राज्यों के उदय के बाद उसके साथ साथ इस कैपिटलिस्ट ऑर्डर के आने के बाद हमने देखा कि जिस तरीके से ग्लोबल कैपिटल ऑर्डर ने तमाम संसाधनों को निजी संपत्ति में तब्दील किया, इन्हें राज्य की संपत्ति में तब्दील किया, और उसके बाद धीरे धीरे जो गैर आदिवासी समाजों का जिस तरीके से स्टेट के ऊपर कंट्रोल हुआ, पूरे की पूरी मशीनरी के ऊपर कंट्रोल हुआ, उन्होंने जैसे जैसे संसाधनों के ऊपर अपना मालिकाना कब्जा करना शुरू किया, उसके बाद ये निजी संपत्ति की अवधारणा को बहुत जनरलाइज कर दिया गया। कानून के शासन के नाम पर जमीनों को बंटवारा किया गया, उसे स्टेट की प्रॉपर्टी बताया गया, और उसके बाद आदिवासियों को उनके परंपरागत हक हुकूक से जो है लगातार बाहर किया जाता रहा और अभी भी किया जा रहा है। ऐसे में अगर हम लोग इस समाज के लिए शब्दों की बात करें तो हिंदी भाषा में उसके लिए एक आदिवासी शब्द जो है सबसे उचित है, जो कि उसकी अस्मिता का, जो उसकी चेतना का और उसके साथ साथ आदिवासी परंपरा और आदिवासी विश्वास को और इस समाज के जो विश्वास है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसकी नुमाइंदगी करता है, उसकी पहचान करता है, उस अस्मिता को शो करता है। और अंग्रेजी भाषा के रूप में भी देखें तो इंडिजीनियस वो शब्द है जो आदिवासी के समकक्ष बैठता है। तो ऐसे में हम लोग ये तय कर सकते हैं कि कौन आदिवासी है और कौन आदिवासी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।